तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक माना है। हाल ही में ये निर्णय आया है, तो एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है। देखिए, भारत में देखा जाए तो एक संवैधानिक व्यवस्था के तौर पे आरक्षण जो है कई सारे वर्गों को मिला हुआ है। अब आरक्षण को लेकर के एक लंबी बहस है, काफी लंबे समय से चली आ रही है। उस बहस पे हम नहीं जाते हुए हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो संविधान में 103वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया गया और उसके बाद लगभग काफी बड़ी संख्या में लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 40 से ज्यादा रिट पिटीशन इसमें दाखिल की गई थी। तो क्या कारण था, लोग क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के, और 103वां संविधान संशोधन के साथ साथ संविधान के जो अनुच्छेद इससे जुड़ रहे होंगे उनको भी चर्चा करने की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस का मतलब है इसका आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण। ठीक है, अभी तक जो संविधान में व्यवस्था थी आरक्षण की, आर्टिकल 15 और 16 में, वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर रिजर्वेशन की बात की गई है। ठीक है, लेकिन पहली बार जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई। अब यह आरक्षण दिया गया केवल सामान्य वर्ग को। किसको दिया गया? सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी को ही यह केवल आरक्षण दिया गया है, सामान्य वर्ग। और दूसरी बात है, इंदिरा साहनी केस जो 1992 पे आया था, पॉलिटी की क्लास में मैंने आपको समझाया था डिटेल में। इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि आरक्षण जो है 50% से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। अब यहां पे क्या है, चूंकि आरक्षण जो है 50% से ज्यादा हो चुका है, लगभग 59.5% रिजर्वेशन अभी वर्तमान में है, तो कई सारे मुद्दे उभर के आए। कौन कौन से मुद्दे हैं एक बार समझने का प्रयास करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए। सबसे पहली बात, ईडब्ल्यूएस सिर्फ किसको दिया गया? आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को। ठीक है, एक बार पहले मैं आपको यहां पे एक परसेंटेज दिखाता हूं कि रिजर्वेशन क्या कितना है, किस वर्ग को कितना आरक्षण हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। एससी कैटेगरी के लिए है आपका 7.5% रिजर्वेशन, माफ करेगा एसटी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जनजाति। जो एससी कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए है 15% आरक्षण, और ओबीसी के लिए है 27% आरक्षण। यदि हम टोटल इसको देख लें तो ये आपका हो जाता है, तीनों को मिला दें तो 49.5% कुल आरक्षण हो जाता है। इंदिरा साहनीवाद में जब मंडल कमीशन आया, उसके बाद जो है जब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी हालत में ये 50% से ज्यादा नहीं होगा, अर्थात 50% सीटें आरक्षण कैटेगरी के लोगों के लिए रहेंगी। ठीक है, लेकिन अभी 2009 में आरक्षण की एक नई कैटेगरी बनाई गई जो कि आपकी 10% की है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। यानी आरक्षण टोटल पहुंच गया। अब लोगों को लगा कि ये तो 50% के लिए संविधान ने कहा था। संविधान में क्या, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मतलब संविधान से जुड़ाव रखता है, तो ये किसी तरीके से आरक्षण के जो पैरामीटर्स हैं उनको क्रॉस कर रहा है। ऐसे में फिर आरक्षण आने वाले भविष्य में और बढ़ाया जा सकेगा, तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस मुद्दे को चैलेंज किया गया, लगभग 40 से ज्यादा रिट पिटीशन दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2022 को ही अपना फैसला दे दिया था, सुरक्षित रख लिया था। अभी जो है ये फैसला आपका फाइनली आया है। बहुत सारे एग्जाम भी इस बीच में डिस्टर्ब हुए हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर। एमपीपीएससी का एग्जाम जो था फरवरी 2020 में जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है इस पे फैसला दिया था, बट मैं केवल चर्चा कर रहा हूं अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के। अब समझने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैधानिक कैसे माना, संवैधानिक कैसे माना, अनुच्छेद 103 को लीगल कैसे माना। देखिए, यहां पे समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। 7.5% आरक्षण एसटी के लिए, 15% आरक्षण एससी के लिए, 27% आरक्षण ओबीसी के लिए, बाकी का मतलब 49.5% आरक्षण किनके लिए है? इन कैटेगरीज के लिए है, एसटी एससी ओबीसी के लिए। यानी 50% आरक्षण किसके लिए रखा गया है? जनरल कैटेगरी के लिए। अब चूंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में केवल जनरल कैटेगरी सम्मिलित है, वैसे देखा जाए तो आर्थिक तौर पे तो एसटी में भी होंगे, एससी में भी होंगे, ओबीसी में भी होंगे, इकोनॉमिक तौर पे, है ना, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे तो पिछड़ा वर्ग था ही, लेकिन आर्थिक तौर पे इसमें भी तो पिछड़े होंगे।
लेकिन इनको बाहर रखा गया, इनको वंचित रखा गया। कारण क्या? ऑलरेडी इनको रिजर्वेशन दिया जा चुका है संविधान में। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 50% की सीमा की, तो आप खुद समझिए 50% किसके लिए रिजर्व था? जनरल के लिए। वो रिजर्व नहीं था, मतलब रिजर्व नहीं है प्रॉपर, लेकिन 50% ज्यादा आरक्षण होगा नहीं, तो 50% जनरल के लिए वो कहा जा रहा है। लेकिन एटलीस्ट काफी सारी सीटें जनरल की भी ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोगों द्वारा भर ली जाती हैं। यदि उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, या कट ऑफ अच्छी होती है, तो बेटर परफॉर्म वो जनरल में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट उनका रिजर्वेशन इतना रहता ही रहता है। अब यहां पे समझने का, 50% रिजर्वेशन था केवल सामान्य वर्ग के लिए, मतलब रिजर्वेशन नहीं था, रिजर्वेशन जैसा ही एक व्यवस्था थी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, तो 50% सीटें जो है ये आरक्षण के दायरे से बाहर थी। तो जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया गया वो केवल किसको दिया गया? सामान्य वर्ग के लोगों को। समझने का प्रयास करिएगा, उसमें ना तो एससी है, ना तो एसटी है, ना तो ओबीसी वर्ग है। तो ऐसे में सामान्य वर्ग के लोगों को, मतलब आरक्षण की सीमा तो 49.5% ही रही ना, 10% तो एडिशनल, वो भी केवल जनरल कैटेगरी में, जो आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग है, जो पैसे के कारण से जो है ना तो शैक्षणिक क्षेत्रों में अपना प्रवेश सुनिश्चित करा पाते, ना तो सार्वजनिक रोजगार उनको मिल पाता, यानी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती। तो ऐसी कंडीशन में केवल जनरल कैटेगरी के लोगों को में ही एक कैटेगरी बना दी गई, 10% की ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी बना दी गई। तो इस हिसाब से देखे जाए तो रिजर्वेशन अभी 49.5% ही है। बाकी का जो है वो सब 50% के अंदर ही है। 40.5% ये आपका जो आरक्षण के दायरे में नहीं है, और 10% आपका ईडब्ल्यूएस, तो सामान्य वर्ग के लिए ही तो है। पहले भी तो सामान्य वर्ग के पास 50% का हिस्सा आरक्षण के दायरे में नहीं था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 50% की सीमा को किसी भी तरीके से क्रॉस नहीं करता है। समझ गए? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत, है ना? तो पहली बात तो एक मुद्दा ये था। अब इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। पहले मैं आपको एक बार 103वां संविधान संशोधन बता देता हूं। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आया था। ठीक है, किसके लिए आया था? भारत सरकार के द्वारा केवल और केवल सामान्य वर्ग के लिए आया था। कितना आया था? 10% आरक्षण दिया गया था। अभी मैं आर्टिकल दिखा दूंगा। संसद में ये एक्ट आया 8 तारीख को, 8 व 9 जनवरी को ये संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया था। 124वां संविधान संशोधन विधेयक था, जो कि पारित होने के बाद 103वां बन गया। ठीक है, 12 जनवरी को प्रेसिडेंट के द्वारा इसको स्वीकृति दे दी गई थी। 14 जनवरी को ये गजट में आ चुका था। ठीक है, 14 जनवरी 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, और 103वां संविधान संशोधन 2019 का ये विधेयक बन के पारित हो गया, अब लागू है। इसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस में मैटर क्या क्या है, क्या क्या चीजों को लेकर के समझा गया। जो पूरा का पूरा मैटर था केवल सामान्य वर्ग के लिए था। पहला मुद्दा यह था कि भाई इसमें एससी, एसटी, ओबीसी भी आने चाहिए, तो उनको तो ऑलरेडी आरक्षण दिया जा चुका है ना, तो इसलिए इसमें रखा नहीं गया उनको। दूसरा, कानूनन तौर पे आरक्षण की सीमा 50% का मुद्दा उठाया गया था। वो भी मैंने आपको बता दिया कि 50% के मुद्दे को किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि वो जो 10% आरक्षण दिया गया उसमें जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग के लोग ही तो हैं। क्या दिक्कत है? पहले भी 50% आरक्षण के दायरे के बाहर था, 10% अब जनरल में आर्थिक तौर पे दे दिया गया, लेकिन केवल सामान्य वर्ग के लिए दिया गया। तो इसलिए आरक्षण की सीमा को किसी भी तरीके से पार नहीं करता। यही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया था। और जो इंदिरा साहनी वाद है, देखिए 1992 में इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि 50% की सीमा का नियम जो है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नियम है और केवल एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए ही लागू किया गया था, सामान्य वर्ग के लिए लागू नहीं किया गया था। ठीक है, तो सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही 10% का आरक्षण दिया गया था, इसलिए वो उल्लंघन नहीं करता है किसी भी तरीके से। और ईडब्ल्यूएस के लिए ये पैरामीटर्स हैं कि किनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलता है। मैं आपको ये भी बता देता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, आवेदन वही कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय क्या होनी चाहिए, एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, 8 लाख रुपए या उससे कम। ठीक है, पहले तो ये परिवार की, फैमिली की सारी चीजें। स्रोतों में सैलरी ही नहीं, कृषि से आय, सैलरी की आय तो जोड़ी जाएगी, एग्रीकल्चर से आय मिल रही, कोई उद्योग धंधा भी है उसकी आय भी है, और अन्य पैसे से मिलने वाली आय भी सम्मिलित होगी। ठीक है, इससे ज्यादा यदि एनुअल इनकम निकल के आ रही है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। दूसरा, वहीं अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है
उसके पास क्या है, 5 एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए। मतलब यदि गांव में आप रह रहे हैं तो 5 एकड़ से कम आवासीय भूमि है। साथ ही 200 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय जमीन नहीं होनी चाहिए। तो ये जमीन के लिए स्पष्ट की गई है चीजें। दूसरा, शहरों में रहने वालों के लिए 200 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय जमीन नहीं होनी चाहिए। तो गांव के लिए भी है और शहरों के लिए, दोनों के लिए ये स्पष्ट किया गया है। ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के पात्र के पास आरक्षण का दावा करने के लिए आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। इनकम सर्टिफिकेट जो आपका बनता है, यह प्रमाण पत्र तहसीलदार या उससे ऊपर पद के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। वैधता इसकी अब 1 साल है, पहले तो 6-6 महीने भी रहती थी, 1 साल तक रहती है। 1 साल बाद ये अपडेट होता है आपका। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, एक सेल्फ अटेस्टेड आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बाकी ये नॉर्मल चीजें हैं, पैन कार्ड वगैरह आपके पास होते हैं। ठीक है। तो ये आपका यहां पे ये दिए गए हैं पैरामीटर ईडब्ल्यूएस के लिए कि आप आर्थिक तौर पे कमजोर तब माने जाएंगे। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है, आपको पता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है। इसी में संविधान संशोधन 103वां हुआ था, तो खंड आपका जोड़ा गया था, ये है आपका 15(6) और 16(6), ये दो याद रखने आपको। 2 आर्टिकल प्रभावित हुए थे और ये दोनों आर्टिकल को ही लीगल किया गया है। इन्हीं दोनों आर्टिकल को लेकर सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे। ये आपके 2 आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल ये है आपका। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं खंड 4 और 5 नहीं यहाँ पे पढ़ रहा हूं, लेकिन आप तब भी समझ जाइएगा। खंड 4 और 5 में उल्लिखित लोगों से भिन्न नागरिकों से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट संस्थाएं हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हो, राज्य द्वारा सहायता न पाने वाली हो, प्रवेश से संबंधित हो, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ग में कुल स्थानों में अधिकतम 10% के आरक्षण के अधीन होगा। आर्टिकल 16 में इसको और स्पष्ट किया गया है पूरा का पूरा। वहां पर चूंकि पहले आरक्षण के आधार आपके 2 ही थे, अब तीसरा आधार भी ये बना दिया गया है। ठीक है। ये आप देखिए 16(6) है, यहाँ पे स्पष्ट है, अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की अधिकतम 10% की अध्ययन खंड 4 में उल्लिखित भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पद, पक्ष, नियुक्ति और पदों के आरक्षण के लिए कोई भिन्न उपबंध करने से ये 103वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 14 जनवरी को ये आपका लागू हुआ था। ठीक है। तो स्पष्ट है यहाँ पे कि आपका आर्टिकल 16(6) और 6 में आपके इसको वैध घोषित किया गया है, लीगल घोषित किया गया है, इसी रूप में इसको देखा जा सकता है। ठीक है। मैंने आपको बताई थी क्या क्या समस्याएं थी जो सुप्रीम कोर्ट पे लोग गए। पहली चीज, केवल जनरल कैटेगरी को ही स्पष्ट रूप की सीमा को ये पार करता है। उस सीमा के लिए भी मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने कहा कि ये 50% की सीमा को पार नहीं कर रहा है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में से ही 10 को दिया जा रहा है। ठीक है। और 50% से अधिकतम सीमा का उल्लंघन, मतलब एक मुद्दा यह भी था कि अब 50% सीमा से ज्यादा उल्लंघन देंगे तो फिर कल के दिन कोई और आके खड़ा हो जाएगा, किसी और को दिया जाएगा। ये कई सारे मैटर बने थे। अब समझिए, ये जो पारित हुआ इसका क्या महत्व है, क्या बेनिफिट है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लीगलाइज्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसका महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व क्या हो सकता है, ये असमानता को संबोधित करता है। असमानता को संबोधित करने से मतलब आपका यह है कि जो शैक्षणिक के अलावा आय असमानता थी लोगों में, पैसे की असमानता है, किसी की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, पैसे के कारण वो अपने आप को प्रवेश नहीं पा पाते थे शैक्षणिक संस्थाओं में, गवर्नमेंट जॉब में, तो उनके लिए एक ये बेहतर जो है सरकार के द्वारा अच्छा कदम था। ठीक है। तो पहले तो असमानता को ये संबोधित करता है, पहली चीज, यानी कि 10% कोटे का विचार कैसा है, प्रोग्रेसिव नेचर का है, प्रगतिशील विचार के तौर पे है। दूसरा, आर्थिक पिछड़ों को मान्यता प्रदान करता है। अभी तक सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे मान्यता प्राप्त थी, ये आर्थिक पिछड़ापन को भी मान्यता प्रदान करने का प्रयास करता है। तीसरा, ये जाति आधारित भेदभाव से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इकोनॉमिक तौर पे जोड़ा गया है।
जनरल कैटेगरी की जितनी भी जातियां हैं वो सभी जातियों के जाति आधारित भेदभाव को हटाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और आरक्षण के लिए जैसे आरक्षण में एक दिमाग में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारा निकल के आ जाता है कि जातियों में से निम्न जाति उच्च जाति है ना, एक देखा गया ना कि प्राचीन काल में निम्न जातियों को उच्च जातियों द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाता था, उन सबके समाधान की दिशा में प्रयास किया गया है। तो ये सभी चीजों को आपको समझना जरूरी होगा, एस्पेक्ट है। इसके अलावा जो है आपका दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो कि इसको लेकर चिंताएं क्या हो सकती हैं। एक तो है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस क्या है, पहली बात कि पहली बार इकोनॉमिक आरक्षण को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, दूसरा है अब समस्या क्या है। सबसे पहली जब चिंता की बात करते हैं चीजें तो चिंता एक तो डेटा की अनुपलब्धता, सही आदमी को आरक्षण का बेनिफिट मिल जाए, सबसे बड़ी चीज होती है, चिंता पहली यही है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी मतलब कि मान लीजिए कोई ऐसा होता है जो कि इसका उपयोग कर लेता है और इसके दायरे में नहीं आता है। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी कोई दंड व्यवस्था नहीं बनाई प्रॉपर। ठीक है, ऐसे मानक भी बनाए जाने चाहिए, ये भी एक चिंता का विषय है कि प्रॉपर इस पे दंड होना चाहिए। दूसरा, भारत में एक समस्या है हमारे देश में। क्या समस्या है? कुछ राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, जैसे आप दिल्ली को देख लीजिए, गोवा को देख लीजिए, हमेशा जो है टॉप में रहते हैं, प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है, औसत प्रति व्यक्ति आय की बात करें। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे तो इकोनॉमी के आधार पे आरक्षण के लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट बनवा रखे हैं। तो जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ये भी एक चिंता का विषय है। ठीक, तो आर्थिक आधार पे आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुहर लगा दी गई है और यह आरक्षण अब मान्य हो चुका है। आपको जो काम करना है, एक बार मैं आप लोगों से बस एक ही जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये दोनों एक बार देख लीजिएगा। 103वां संविधान संशोधन मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनमें पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। ठीक।